काम ऐसा था कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता था। मुझे वहाँ पर ट्रक भी खाली करना पड़ा। हम ट्रक भी खाली करते थे रात की क्लोजिंग में, पोछा मारना हो चाहे कुछ भी करना हो, चाहे सारा काम करना पड़ता था। ऐसा कुछ बार बार फ़ोन आता, दिन में 4 बार फ़ोन आता था कि डिश बेचो जी, डिश बेचो जी। अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा, हम कैसे बेचेंगे आप? मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 400-500 क्वेश्चन रोज़ का रिवाइज करूँ। ना ही मैंने किसी कटोच पे गया, ना मैं डीडी शर्मा पे गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी छोटी सी मुहिम है यहाँ पे आप सभी लोगों तक उन सभी लोगों की कहानियाँ पहुँचाने की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कम संसाधन होने के बावजूद भी इन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ली है। इंटरव्यू हमने यहाँ पे 3 to 4 इंटरव्यू कर दिए हैं। इंटरव्यू की इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं विजय बडोनी जी। तो यहाँ पे विजय बडोनी जी की जो कहानी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले विजय बडोनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बैक टू बैक काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं, तो संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर, थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों का, जो आप लोगों ने आज का ये मौका दिया है हमें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भी अपने बारे में थोड़ा बताने के लिए आपने आमंत्रित किया है। तो यहाँ पे बडोनी जी हैं और बडोनी जी आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? सर मेरा जो वैसे तो पहले तो मेरा जो इंटर है जो साइंस है, उसके बाद मैंने बीकॉम करा है, फिर एमकॉम करा है, उसके बाद मैंने एमबीए करा है। जो मेरी बेसिक एजुकेशन रही है वो मेरे गांव से रही है। इंटर मैंने गांव से ही दिया है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन करा है देहरादून से करा है। उसके बाद पीजी भी मैंने देहरादून से करा और एमबीए भी मैंने देहरादून से ही करा है। तो उसके बाद जो है 2018 के आसपास मैं तैयारी में आया और तब से कंटिन्यू तैयारी चली। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है या 11th-12th हुआ है वो आपने गांव के स्कूल से किया है। आपने तैयारी कब से आप कर रहे हैं? तैयारी में कैसे आप पहुँचे कि यार मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब निकालनी है? कब आपके दिमाग में ये ख्याल आया? सर ऐसा शुरुआत में तो सर हम गांव से आए थे, तो हमारे कुछ फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है नहीं कि कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जब गांव से निकले थे, ग्रेजुएशन के लिए निकले थे, तो ग्रेजुएशन में जो हम कॉलेज के यहीं राजनीति में थोड़ा लग गए, तो बिजी हो गए, तो लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर राजनीति में। तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रहा नहीं हमारा भी, कोई गाइडेंस करने वाला इतना अच्छा कोई रहा नहीं। लेकिन जब ग्रेजुएशन हो चुका था, उसके बाद पीजी भी हो चुका था, उसके बाद जब हम जॉब के लिए इधर उधर भटकने लगे, तो फिर हमें पता लगा कि कुछ इतना कुछ है नहीं अच्छा जॉब में। प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसके आवाज़ में कुछ नहीं मिलता है उस हिसाब से। तो इसी तरह से जो है 2014 से लेकर 2018 तक मैंने भी जॉब करी है, विभिन्न सेक्टर में जॉब करी है। कभी कॉल सेंटर में करी है, तो कभी मैंने मैकडी में जॉब करी है, फिर मैंने वीडियोकॉन में भी सेल्स में जॉब करी है, विभिन्न स्थानों पर जो कैनोपी लगाई है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा है कि थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट मनी के लिए हमें करना पड़ता था। हालांकि घर से बराबर सपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं था, फैमिली सपोर्ट करती थी, भाई लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन अदर पॉकेट घर पे सारा जो है सारा भार घर पे निर्भर ना हो, इसके लिए हम अपना प्रयास करते रहे, शुरू से करते रहे। 2018 में जब हमें यह महसूस हुआ कि प्राइवेट नौकरी में कुछ ऐसा है नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है, बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश अच्छी है या जिनको झूठ बोलना अच्छा आता है, कुछ भी हो, मतलब कोई स्किल होना चाहिए आपके अंदर, तभी जाके आप प्राइवेट के अंदर अच्छा कर सकते हैं और कुछ कमा सकते हैं। लेकिन हम जैसे सिंपल लोगों के लिए, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, जो गांव से लोग आते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, तो उनको प्राइवेट में उस हिसाब से नहीं देखा जाता। सभी अपना काम निकालने से मतलब रखते हैं। 8 घंटा बोल के 12 घंटा नौकरी क्या कराई जाती है। तो ये सब मैंने देखा है। तो तब जाके 18 में मुझे करीबन 17-18 के आसपास मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। तब जाके मैं फिर से तैयारी में आया। मैंने पहले एसएससी की तैयारी करी है, फिर जाके मैंने कुछ टाइम तक, जब मेरा एसएससी क्लियर नहीं हो पा रहा था, मींस क्लियर नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी करी है। फिर बैंकिंग में भी जो है थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर पड़ रही थी, तो तब जाकर मैं उत्तराखंड की तैयारी में आया। तब से कंटिन्यू उत्तराखंड की तैयारी चल रही है। जी हाँ, तो जैसे कि आप सभी ने जाना कि इन्होंने जो है काफ़ी 2012 या 13 से मान के चलिए, इन्होंने 3 to 4 ईयर्स जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या कहिए जैसे कॉल सेंटर हो गया, मैकडी आपने बताया, मैकडी में आपने काम किया, तो आपने 3-4 साल प्राइवेट जॉब की। तो आप कितना कमा लेते थे उस समय? जैसे मैकडी वगैरह में आपने जॉब की, मैकडी तो आपका मतलब मैकडी में क्या काम था आपका? मैकडी में सर ऐसा कुछ पर्टिकुलर काम नहीं होता है। वहाँ पर हर सेक्टर में आपको काम करना पड़ता है। कभी आपको पीछे जो है प्लेटें भी साफ़ करनी पड़ती है, तो कभी आपको आगे काउंटर पर रह बिल भी काटना पड़ता है, तो कभी आपको जो पूरे दिन जो है आपको पोछा भी मारना पड़ सकता है। वो शिफ्ट वाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें शिफ्ट वाइज ही
पे मिलता है, मतलब हमें जो उस टाइम पे मिलता था वो मिलता था 32 रुपये पर आवर मिलता था। तो इस हिसाब से 4-5 आवर्स का काम होता था हमारा। पर लेकिन काम ऐसा था कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता था दिन। तो कभी आपने जैसे प्लेट जैसे धोने की आप बात कर रहे हैं, पोछा मारने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी इस टाइप का काम किया वहाँ पे? हाँ सर, शिफ्ट लगती थी वहाँ पे, करना पड़ता था वहाँ पे जो 10 साल पुराना बंदा भी है वो भी करता है, जो नया बंदा है वो भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम है वहाँ पे कि सबकी जिसकी शिफ्ट लगेगी, जिस जगह पे लगेगी उसको वही शिफ्ट करनी पड़ेगी, पूरे दिन करनी पड़ेगी। जहाँ तक उसकी शिफ्ट, जितने आवर्स की उसकी शिफ्ट होगी पूरे शिफ्ट में उसे वही काम करना पड़ेगा। तो मैंने वो सारे काम करे वहाँ पे, जो काम मैंने कहीं अदर नहीं करे तो वो काम मुझे सारे करने पड़े वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वहाँ पे ट्रक भी खाली करना पड़ा। हम ट्रक भी खाली करते थे रात की क्लोजिंग में, जब सामान आता था तो पूरे ट्रक के ट्रक हम जो खाली करते थे। बाकी बात वहाँ पे सारे काम जो होता है, पोछा मारना हो चाहे कुछ भी करना हो चाहे, सारा काम करना पड़ता था, ऐसा कुछ था नहीं। तो आप पहले से कैसे विद्यार्थी रहे हैं? मतलब एक एक लेवल होता है, एक बहुत अच्छा बच्चा होता है, एक एवरेज होता है, एक बिलो एवरेज होता है, तो आप किस कैटेगरी के छात्र रहे हैं? एक्चुअली सर जब हम गांव में थे ना सर, तो हमारी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। पापा थोड़ा तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती थी और पापा जो दिहाड़ी मजदूरी ही करते थे हमारे, तो कुछ इतना परिवार का कुछ बढ़िया रहा नहीं। तो हमें ना तो कभी बेसिक जिसमें कभी ट्यूशन मिला, ना मैंने कभी कोई ट्यूशन करा है, ना हमारा जो इंटर कॉलेज था तो वहाँ पे भी इंटर कॉलेज था, सरकारी था, तो टीचर लोग भी थे वहाँ पे टीचर लोग, पर पढ़ाई उतनी स्ट्रांग नहीं थी वहाँ की। एक सिर्फ पास होने वाला ही मामला था वहाँ पे, और हम अब्रेजन बच्चे ही रहे शुरू से। कभी हमें ना तो ट्यूशन पढ़ा हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, ना तो कभी ट्यूशन पढ़ा, तो हम एवरेजन बच्चे रहे। हाई स्कूल में भी और इंटर में भी बस पास होने वाले मार्क्स ही मिले थे मेरे को। और जब मैं यहाँ पर आया देहरादून में तो थोड़ा पढ़ाई करी, तो बीकॉम में भी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, फिर जो एमकॉम में जो सेकंड डिवीज़न आई थी। तो इसी तरह से मैंने अपना थोड़ा लेवल ऊपर करा। लेकिन हाँ, बचपन से बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे थे जो कि सरकारी स्कूल में जैसे होते हैं उनसे भी नीचे के बच्चे थे हम। तो जैसे कि आपने जाना, इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, आपके टीचर्स तो ठीक होते हैं लेकिन वो लेवल नहीं बन पाता है जहाँ से आप अपने आगे का रास्ता देख पाएँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ से आपको एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए कि यार मैं आगे जाके कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट जहाँ पे ये बात कर रहे हैं वहाँ पे जॉब की, बर्तन धुलने पड़े, आपको पोछा लगाना पड़ा, ट्रक रात को खाली करने पड़े, और इस टाइप से जो है इन्होंने जो है काफ़ी संघर्ष देखा। तो आप मुझे ये बताइए बडोनी जी, आपने 4 से 5 साल जॉब की, इस पीरियड में आपने क्या सीखा? सर सीखने को तो हर जगह ही मिलता है, हर बार ही मिलता है। जब मैंने कैनोपी लगाता था, रोडों पे लगाता था, तो उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि बार बार फ़ोन आता था, दिन में 4 बार फ़ोन आता था कि डिश बेचो जी, डिश बेचो जी। अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा है, हम कैसे बेचेंगे आपके लिए? तो इसी तरह से हमने इतना कि पब्लिक डीलिंग सीखी है, थोड़ा बहुत बात करना सीखा है, खुले हम ज़रूर हैं। लेकिन प्राइवेट में सर हमारे बस का साफ से ये कि हमारे बस का नहीं रहा उतना जो अदर लोगों का होता है। तो हमारे बस का मुझे लग चुका था, रियलाइज़ हो चुका था कि हम लोग उसके लिए प्राइवेट के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि प्राइवेट में चतुर चालाक आदमी चाहिए होता है, ठीक है, पटाने वाला आदमी चाहिए, जो दूसरों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है वो होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ईमानदारी रही तो हम लोग वहाँ के लिए नहीं बने थे। हम लोग प्रशासन में ही अच्छे हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं, हम प्रशासन में ईमानदारी से काम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब तो खैर आप निकल भी चुके हैं। और जी हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये जॉब तो कर रहे थे, जॉब के ड्यूरेशन में इन्होंने सीखा एक पब्लिक स्पीकिंग, कैसे आप लोगों के साथ डील करते हैं, ये इन्होंने सीखा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक कोई भी इंसान होता है, उसके कुछ इनसाइड बोलो या उसका एक जो नेचर होता है, वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। हो सकता है वो उस नेचर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपने आप को सेटल नहीं कर पाए, या उसके अकॉर्डिंग आप ढल नहीं पाए। अच्छा, हम सेल्समैन में देखते हैं, सुनते हैं, या सेल्समैन में अगर कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, और अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो जो आपसे सीनियर्स होते हैं वो अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो कभी आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी? नहीं सर, गालियाँ तो नहीं मिली है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। आप काउंटर पे सर, तो कभी कभी ऐसा होता था, जो हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता था, कभी कभी वहीं आ जाता था, हमारे काउंटर पे आ जाता था कि भाई तुम बेच नहीं रहे हो, कर क्या रहे हो। फिर मतलब डांट तो पड़ती थी, गालियाँ तो खैर नहीं पड़ी, पर लेकिन डांट तो पड़ती थी। फिर भी मेरा रिकॉर्ड अपना अच्छा रहा उसमें, तो अदर से मेरा रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है। पर फिर भी ये था कि मतलब सेटिस्फाई नहीं था कि रोज़ वही सुबह उठो फिर शाम को जिगजिगबाजी, फिर सुबह उठो शाम को जिगजिगबाजी, तो ये अपने बस का नहीं था।
तो अभी जैसे आपने फिर तैयारी 2018 से करना स्टार्ट किया, तो आपने सारी फिर ये सोचा कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, अब मैं प्रिपरेशन ही करूँगा। तो 2018 से आपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं और कितनी बार आपको असफलताएँ मिली हैं? सर मैंने जो शुरुआत में करी थी, पहले मैंने सीजीएल की तैयारियां करी है स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे मेरा जो है मैथ्स थोड़ा वीक था, जो मेरा एडवांस मैथ्स होता है, जो अर्थमेटिक था तो मैंने चलो कर लिया था, लेकिन जो एडवांस मैथ्स होता वो मेरा वीक था, तो मैं मेंस में नहीं कर पा रहा था फाइट। फिर मैंने जो है वहाँ से क्विट करके फिर मैं बैंकिंग में चला गया कि चलो बैंकिंग में मैथ्स थोड़ा ईजी होती है, कैलकुलेशन मैथ होती है। लेकिन बैंकिंग में जो मेरे लिए जो हैवी पढ़ रहा था वो इंग्लिश पढ़ रहा था। तो मैं 50 लाता था तो मेरिट 55 जाती थी, मैं 55 लाता मेरिट 60 जाती थी। तो ये दिक्कतें हो रही थी बैंकिंग में। फिर मैंने वहाँ से भी क्विट करके अपना उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड में मैंने शुरुआत में 1 साल की तैयारियां करी थी, लगभग 18 से लेकर 19 के बीच में करा था। इसमें मेरे को 19 में जो सबसे पहले हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम निकला था, तो उसमें मेरा रैंक आया था। हालांकि उसमें नॉर्मलाइजेशन में किसी का 8 नंबर बढ़े, किसी का 10 बढ़े, किसी के 12 बढ़े, तो जो हमसे पीछे भी तो आगे निकल के, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन मैं पीछे था वहाँ पर मेरिट में। हालाँकि मैंने टाइपिंग भी वहाँ पर क्लियर करी थी, लेकिन मेरा पहला एग्ज़ाम तो वो था, वो निकला था। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का निकला। उसके बाद जो है जितने एग्ज़ाम में लगभग मैं बैठा हूँ सभी में मैंने अपना नाम देखा है लिस्ट में। अच्छा बरुण जी, मुझे ये बताइए, जैसे काफ़ी बच्चे जो हैं बुक्स के बारे में पूछते रहते हैं कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और जीएस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी है। तो आप नॉर्मली कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी थी जब तैयारी में आप आए थे कि यार मुझे ये किताबें पढ़नी है, कम समय में सिलेक्शन लेना है, तो क्या आपकी वो स्ट्रैटेजी रही है? मैंने सर कोई स्पेशल कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी है कि कोई अलग से बुक लाऊं। मेरी जो कॉमन बुक हैं जो सभी के पास है वही बुक है मैंने पढ़ी है। सबसे पहली बार तो लूसेंट आती है, तो जो कॉमन एग्ज़ाम के लिए और सभी के एग्ज़ाम के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए हर पेपर के लिए काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव अगर लेनी है तो मैं जो लेता था, ठीक है, जो मैं लेता था तो मैं घटना चक्र मैंने सभी के लिए एक एक घटना चक्र सभी के लिए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, सभी से पेपर लगाता था। दूसरी बात जो लूसेंट की ऑप्शनल जो आती ऑब्जेक्टिव जो आती है ऑब्जेक्टिव भी ली है। तो मतलब नॉर्मल किताबें रही है, कोई मैं ऐसा भारी भरकम किताबें नहीं मैंने ली कि कोई स्पेशल जो अगर आप जो है घटना चक्र एक लोगे हिस्ट्री का 400 450 500 के आती है, उसमें सब आपका मिडवल भी मिल जाएगा, एंसेंट भी मिल जाएगा और आपका मॉडर्न भी मिल जाएगा। आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ग्रुप सी के एग्ज़ाम उसी से हो जाते हैं क्लियर। मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से बुक लेनी पड़ती है। फिर भी जिसको जैसा लगता है वो ले सकता है, लेकिन मेरी तो अपनी यही तैयारियां रही है। मैंने जो है एक तो घटना चक्र मेरे सभी सब्जेक्ट के रहे हैं। दूसरी बात मेरी जो यही बुकें जो हैं मैं बार बार रिवीजन करता था, हर बार रिवीजन करता था। कम से कम मैंने लूसेंट को कम से कम 20 बार से ऊपर मैंने रिवीजन करा होगा उसका, जितनी बार हो सकता है। एक बार ख़त्म होती थी मैं फिर उससे दोबारा शुरू से पढ़ना शुरू करता था, फिर ख़त्म होती थी फिर मैं पढ़ना शुरू करता था। तो ये मतलब जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके और जितना ज़्यादा आप नए क्वेश्चन ढूंढ पाएँ। मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 400-500 क्वेश्चन रोज़ का रिवाइज करूँ, 100 क्वेश्चन उसके साथ नए ऐड ऑन करो जो मैंने पहली बार देखे, पहली बार सुने, कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढूं और उसके साथ ऐड ऑन करो। और फिर 600 क्वेश्चन का रिवीजन करो, फिर अगले दिन जो है 100 क्वेश्चन और उसमें ऐड ऑन करो। फिर उसका जो है इसी तरह से मैं रिवाइज चलता था। एक क्वेश्चन को मतलब जो मैं करता था कि करीबन 4-5 दिन उसको कंटिन्यू रिवाइज करता था, तो तब जाके याद हो जाता। जी हाँ, तो देखिए जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास केवल आपके पास घटना चक्र थी और घटना चक्र से ही इन्होंने अपने जो जीएस थी वो इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग की है, या उसी घटना चक्र से के बेसिस पे इन्होंने जो है जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह होगी वो उन्होंने उन्हीं से किए हैं। साथ साथ में इन्होंने लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। 20 टाइम्स से बता रहे हैं कि 20 बार मैंने लूसेंट को बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। तो देखिए हर एक जो भी एग्ज़ाम को निकालते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, हर एक की स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है, सबकी क्षमताएं अपनी अलग अलग होती हैं, सबकी कंडीशंस अपनी अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि आप अच्छा मुझे बताइए, जैसे उत्तराखंड के लिए आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? उत्तराखंड के लिए सर मेरे पास जो है एक तो मेरे पास अजय रावत है, एक मेरे पास घनश्याम जोशी है, जो मैं हिस्ट्री के लिए कंबाइंड करके दोनों को पढ़ता हूँ। ठीक है, एक तो परीक्षा वाणी सभी के पास है, अजय रावत भी सभी के पास है, घनश्याम जोशी भी मैक्सिमम सभी के पास है। एक आपका परीक्षा वाणी है। परीक्षा वाणी को जितनी बार आप पढ़ोगे ना सर, उतनी बार ऐसा लगेगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जितनी बार भी पढ़ोगे उसको ऐसा लगेगा मुझे कुछ ना कुछ नया मिल रहा है उसमें। तो परीक्षा वाणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक दो वन लाइनर पकड़ लो, एक तो वन लाइनर उसमें जो है 100 200 400 500 क्वेश्चन रोज़ के पढ़ते जाओ। तो बस यही बुक है मेरे पास रही है। मैंने कोई अदर बुक ज़्यादा नहीं, मैंने एक बार हाँ मांग के जरूर लाई थी। बलोदी मैंने एक बार मांग के लाई, उसे एक बार ख़त्म करी 20-25 दिन में। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसे लिखा और उसे वापस कर दिया। उसके बाद मैं कभी बलोदी पे नहीं गया, ना ही मैंने किसी कटोच पे गया, ना मैं DD शर्मा पे गया। अगर मैं लाया भी तो इसी तरह से लाया, उसको 10-15 दिन में ख़त्म करके एक बार उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के फिर उस बुक को वापस कर दिया। बाकी बात यही 3-4 बुकें हैं जो मैं कंटिन्यू अपने रूटीन में रखता हूँ।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देखिए ज़्यादा बुक्स भी आपको अपने पास न रखें, यानी जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स या पॉइंट्स आप बोल लीजिए, वो बुलेट पॉइंट्स में आप अपने पास जो है नोट डाउन कर सकते हैं, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नए छात्र हैं, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जिनका आगे एग्ज़ाम है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आगे के एग्ज़ाम की? सर उनके लिए तो अभी मुझे लगता है कि उनके लिए तो बहुत गोल्डन टाइम है अभी, क्योंकि अभी हर चीज़ उनके लिए काम कर रही है। हमारे लिए तो ये दिक्कतें रही, बीच में कोविड आ गया, 1.5 साल जो है धांधली प्रक्रिया चली थी, उसमें 1.5 साल का करीबन टाइम खत्म हो गया। कोविड का समय 2 साल का करीबन खत्म रह गया, तो 3.5 साल हमारे ज़िंदगी में कब निकले पता ही नहीं चला हमें। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा समय है अभी, क्योंकि अभी आयोग एक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मारुतुल्लाह जी वहाँ पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। धामी जी भी अभी ठीक ठाक ही चल रहे हैं उत्तराखंड में, जो उन्होंने जो है ये सारा इनिशिएटिव लिया है कि हम जो है कोई धांधली नहीं होने देंगे, पेपर को सही तरीके से कराएंगे। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है। कोई नया एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए अपना टारगेट फॉलो करें, अपना जो सबसे पहले सिलेबस निकालें और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना ही ऐसा होता है कि पेपर निकालना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। तो उसमें 80% टू 90% तो पूरा सिलेबस से आता है, कभी सिलेबस के बाहर नहीं आता। तो उसमें अपना सिलेबस के अनुसार चलिए। और अभी पेपर होंगे, कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें धांधली होगी उसमें धांधली होगी। अभी जो पेपर होंगे जो टाइम के अंतर्गत होंगे, तो अभी एक अच्छा मौका है उत्तराखंड के अंदर निकलने के लिए। 1.5 साल भी अगर कोई तैयारी करता है बढ़िया से तो वो निकल सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अभी। बहुत बढ़िया। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि देखिए अभी आपका हमारे जो आयोग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बीच में 2 से 3 साल काफ़ी लोगों के जो है कोविड के चलते और कुछ पेपर कैंसिलेशन के चलते वो भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन जो अभी नए एग्ज़ाम होने हैं वो उम्मीद है कि वो जल्दी से एग्ज़ाम हो, यानी उनका नोटिफिकेशन जल्दी आए और साथ साथ में उनका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी घोषित हो जाए। तो आपके पास समय कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट एग्ज़ाम होंगे, समय कम है। आप इस समय में जो है आप पढ़ाई अपने अच्छे से कीजिए। अपने जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल जहाँ पे कमज़ोर हैं, आपके कॉन्सेप्ट जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आप उनको थोड़ा अच्छे से और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये उन सभी को इस समय करने की ज़रूरत है। अच्छा बडोनी जी, मैं आपसे लास्ट सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जो बच्चे नहीं निकले इस समय, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारण से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा? और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा जो अब आगे जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं? सबसे पहले सर उनको मैसेज देना चाहूँगा मैं, जो बच्चे हमारे साथ ही है, मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं जो पिछली बार वीडियो में, इस वाले वीडियो में निकले थे, लेकिन इस बार उनका नहीं हो पाया, और उनके पास कोई और किसी भी एग्ज़ाम में उनका भी नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं उनको देना चाहूँगा वो ये, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हिम्मत हारना अभी गलत डिसीजन होगा उनके लिए। और जो बच्चे इस कंडीशन में 28 से 30 में जो अभी चल रहे हैं, 26 से लेकर 30 के बीच में चल रहे हैं, अभी अगर सोचे कि हम क्विट कर लेंगे, अभी कोई भर्ती नहीं है दूर दूर तक, हालांकि भर्तियां हैं, एक तो अभी SI की है और भी भर्तियां हैं, लेकिन फिर भी अभी इंसान लोगों को लग रहा है कि सारी भर्तियां ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि सारी भर्तियां ख़त्म हो गई, भर्तियां हैं अभी, लेकिन उनको लगता है कि अब कुछ रहा नहीं हाथ में। मेरे साथ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी नहीं हुआ, और उनकी उम्र कुछ तो ऐसे है जो 35+ हो चुके हैं। लेकिन उनका मैं कहूँगा कि अभी उनके लिए, क्योंकि अगर आपके पास कुछ इससे बेहतर ऑप्शन है, छोड़ने से बेहतर ऑप्शन है कि आपके पास कोई पूंजी संपत्ति हो, कि आप कहीं पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, अपना भी परिवार पाल सकें और दूसरों के परिवार पाल सकें, या फिर आपके पास कुछ बेहतर ऑप्शन है कि इससे बेहतर ऑप्शन है, तो आपको ठीक है, आपका डिसीजन, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो इससे बढ़िया मौका भी आपसे कुछ नहीं है। अभी जो बच्चे निकले हैं, सारे बच्चे अभी निकल चुके होंगे, लगभग सभी ज्वाइनिंग भी आ चुके होंगे। इसके बाद जो अगला जो नंबर आता है, उन्हीं बच्चों का सबसे पहले नंबर आता है। जो बच्चे अभी 1-2 नंबर से रुक गए हैं, 1-2 पॉइंट से रुके हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आता है। कोई भी भर्ती आगे आने वाली होगी, हम खुद जब चले जाएंगे, डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे, तो हमें टाइम मुश्किल मिलेगा उतनी तैयारी का, हम नहीं कर पाएंगे अपनी तैयारी आगे, है ना। और हमारा तो वैसे भी अब ग्रुप C लेवल का एग्ज़ाम तो अब बंद ही हो गया है लगभग। तो यह है उनके लिए सबसे अच्छा मौका है आगे अपना कंटिन्यूटी निकालने के लिए। एक दिन आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, पेपर भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। कहीं आपने अगर अभी हिम्मत हार दी, तो हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद आप पछता रहे होंगे कि अगर मैं कंटिन्यू पढ़ लेता तो हो सकता है मेरा रिजल्ट आज आ जाता। तो उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, अभी ना छोड़ें, अपना एग्ज़ाम लेके चलें, 1-1.5 साल और दे सकते हैं। जी हाँ, तो बडोनी जी जैसे बताया कि भैया आप सभी लोगों को जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं निकला है, 1-2 नंबर से जो रह गए हैं, वो लोग हिम्मत ना हारें
और कहीं ना कहीं जो है जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन हो चुका है, और अब उन्हीं लोगों का नंबर आता है जो काफ़ी थोड़ी से अंतराल से जो है इस समय चूक गए थे। तो जी जान लगा दीजिए अपने आगे वाले जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, ताकि जो है आप लोग भी सफलता की उस मुकाम तक पहुंच सकें जहां आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जिसके लिए आप जी जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको बडोनी जी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो बडोनी जी, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और इंटरव्यू किसी कड़ी में हम मिलेंगे एक और नई किसी कैंडिडेट के साथ।